छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ सुकमा से जानकारी। बेदरे कैंप पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी है। एक जवान के शहीद होने को लेकर सूचना। आपको बताएं कि एक जवान के घायल होने की भी खबर है। कैंपस से बाहर निकलकर जवानों पर फायरिंग हुई है। आपको बताएं कि साप्ताहिक बाजार की सुरक्षा में जवान पहुंचे हुए थे। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने घटना को अंजाम दिया है। घटना की आधिकारिक पुष्टि होने का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। सुकमा से बड़ी जानकारी। साप्ताहिक बाजार इस इलाके में लगता है, इसी के चलते यहां पर कैंप लगाया गया था जवानों का। कैंप से बाहर जो जवान थे उन पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की। अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग, जिसके चलते एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। एक जवान के घायल होने की भी खबर है। हो सकता है कुछ और जानकारियां प्राप्त हो। अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। बेदरे कैंप पर नक्सलियों की फायरिंग को लेकर सूचना। कुछ जवान ऐसे जो कि कैंप से बाहर थे, साप्ताहिक बाजार की सुरक्षा का जायजा भी ले रहे थे, क्योंकि आम लोगों का आना जाना यहां पर होता है और घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ही है। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम यहां पर पहुंची। फौरन ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई, जवाबी कार्रवाई, लेकिन एक जवान शहीद। सहयोगी सतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, बताइएगा स्थिति अभी क्या है? क्या आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है घटना की? हाँ जी, आपको बता दूं कि आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है इस घटना की। और जो पुलिस के द्वारा एक जो मैसेज भेजा गया उसमें जानकारी दी गई कि आज सुबह बेदरे कैंप है, जो कि सुकमा और बीजापुर का इलाका, बॉर्डर वाला इलाका है, वहाँ से फोर्स को सुबह सर्चिंग के लिए भेजा गया था यहाँ से। तो उस दौरान जो है सीआरपीएफ 165 बटालियन के जो एक एसआई है सुधाकर रेड्डी, उनको गोली लगी। नक्सलियों ने हमला कर दिया है, तो वो मौके पर शहीद हो गए। वहीं एक कांस्टेबल रामू, जिसको पीठ पे गोली लगी है, वो लहू लुहान हो गया। उसके बाद घायल जवान को कैंप लाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद जो है उनको हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा जाएगा। वहीं मौके पर लगातार जिला बल की टीम जो है, सीआरपीएफ और कोबरा की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। 4 संदिग्ध को जो है यहाँ पर कब्जे में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसे स्पष्ट नहीं कर पाई कि क्या वो 4 जो है उस घटना में शामिल थे, लेकिन ये साफ है कि लगातार जो है नई सरकार बनने के बाद नक्सली काफी उग्र हुए हैं। जगह जगह आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं और जवानों पर हमला कर रहे हैं। आज सुबह जवानों को सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली जो है हमला कर सकते हैं कैंप पर। उसके बाद जो है जवान इलाके की सर्चिंग भी निकले थे, उस दौरान जो है हमला कर दिया। ठीक है, यानी कि सर्चिंग लगातार चल रही है एरिया में। बहुत शुक्रिया आपका सतीश, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। महादेव ऐप से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। महादेव ऐप का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। नोएडा से गिरफ्तारी। हिमांशु गैंगस्टर एक्ट में फरार था ये आरोपी, जिसमें 400 करोड़ की ठगी में शामिल होने का जो खुलासा है वो पुलिस की तरफ से किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐप के जरिए ठगी किया करता था। दुबई, सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया, हांगकांग तक भी जालसाजों का नेटवर्क फैला हुआ था और इस नेटवर्क के लिए बहुत प्रमुखता से काम करने वाला ये आरोपी हिमांशु, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। नोएडा से गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी। महादेव ऐप से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अलग अलग जगहों पर नेटवर्क खंगालने के साथ ही गिरफ्तारी का दौर जारी है। नोएडा से एक और व्यक्ति गिरफ्तार। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कैसी सफलता लगी पुलिस के हाथ, बताइएगा। क्या कुछ और कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दे अवंतिका, पिछले साल महादेव बुक ऐप का भंडाफोड़ किया था नोएडा पुलिस ने और करीब 16 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 400 करोड़ रुपए के आसपास का लेन देन था। लिहाजा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। यह आरोपी जो हिमांशु है, जो पकड़ा गया है, वो वांछित था और लंबे वक्त से फरार था। पुलिस को टिप मिली, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में अब ईडी भी अपने स्तर पर जांच कर रही है, जिसमें कई एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को समन भी भेजा गया है। और इसके अलावा नोएडा में जो भी इनके नेक्सेस थे उसको तोड़ा गया। सेक्टर 108 में ये चल रहा था। इनकी ब्रांचेस न सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित है, बल्कि ये विदेशों में भी है। हांगकांग, दुबई समेत कई ऐसे जो कंट्रीज है, वहां पे इनका नेक्सस फैला हुआ है। लिहाजा इस पे भी ईडी के रडार में है सभी लोग और ईडी अपने स्तर पे जांच कर रही है। लेकिन नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आरोपी जो गैंगस्टर था वांछित, उसको गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है। और अलग अलग जगहों से जब हम गिरफ्तारी देख रहे हैं हिमांशु, न सिर्फ नोएडा का जिक्र बल्कि छत्तीसगढ़ से भी कनेक्शन मिली, महाराष्ट्र में भी खंगाला जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत अभी लंबा वक्त लगने वाला है पूरी तरह से नकेल कसने के लिए। हिमांशु जी बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से शुरुआती तौर में जब गिरफ्तारी हुई थी तो धीरे धीरे वो गिरफ्तारियां बढ़ के 16 हो गई और अब ये 17वां नंबर आरोपी का है। लिहाजा लगातार पूछताछ की जा रही है, कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं और नेक्सस कहाँ चल रहा है, कहाँ पर
इस तरीके के महादेव बुक ऐप जो लोग जुड़े हुए हैं किस किस स्टेट में है, ये तमाम चीजें खंगाली जा रही है। और उसी क्रम में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी, जिसमें ये जो आरोपी हिमांशु है, गैंगस्टर एक्ट का वांछित था, लगातार फरार था और इस पर दबिश देकर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की एक बड़ी बैठक होने वाली है। उज्जैन संभाग की वो बैठक लेंगे। कानून व्यवस्था पर समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। संभागीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, एसपी मौजूद रहने वाले, यानी कि पुलिस महकमे में हलचल अब आप देखेंगे बढ़ती हुई। संभाग के कलेक्टर, एसपी और पंचायत सीईओ को भी बुलाया गया है। सुबह 11 बजे का समय तय हुआ है। संभाग के विकास कार्यों को लेकर बैठक होनी है। दोपहर करीब 1:30 बजे रानीपुर कूनो के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ भी करना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को शाम 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और ये जो क्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैबिनेट को लेकर हो सकता है कि चर्चा दिल्ली में हो। लेकिन उससे पहले तमाम ऐसे कार्यक्रम जिसमें मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन संभाग की बैठक, कानून व्यवस्था पर समीक्षा, फॉरेस्ट फेस्टिवल में शिरकत और उसके बाद सीधे दिल्ली रवानगी। तो सिलसिलेवार आपको कार्यक्रम बताएं। सबसे पहले संभाग की बैठक, उज्जैन संभाग की कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत करेंगे। सुबह 11 बजे संभाग के विकास कार्यों पर बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे कूनो के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर 3 बजे आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आए। शाम 5:30 बजे दिल्ली में मौजूदगी अलग अलग वरिष्ठ नेताओं की, न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि छत्तीसगढ़ के नेता भी आज पहुंच रहे हैं। संभावित तौर पर कैबिनेट को लेकर चर्चा होगी। और मध्य प्रदेश में एक पुरानी मिथक रही है, यहां कोई भी मुख्यमंत्री, उज्जैन का अगर जिक्र किया जाए तो मुख्यमंत्री रात में रुकता नहीं है। ये मिथक टूट चुका है। आपको बताएं कि नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल रात उज्जैन में रुके। उन्होंने रात्रि विश्राम किया और सीएम के उज्जैन में नहीं रुकने के मिथक पर उन्होंने खुलकर बात भी रखी। उन्होंने कहा कि राजा तो सिर्फ एक ही है, वो महाकाल है, हम सब उनके बेटे हैं। और इस बार इस मिथक को तोड़ने के लिए बाबा महाकाल के उज्जैन से सीएम दे दिया गया और ये मिथक महज एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी रहा। सिंधिया परिवार राजधानी ग्वालियर ले जाना चाहता था और इसलिए ये मिथक बनाई गई। जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना यहाँ मौजूद? क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना? कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर। तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई। तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो परिवार ही निपट गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है? क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? और अब देखिए सुपरफास्ट 100।